हेलो हेलो। हाँ, थोड़ा क्लास का शेड्यूल बिगड़ गया था इसलिए देर बुलाया। है ना, क्लास देर में शुरू हुई वो वाली। 1 बजे बुलाना था ना। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे सेल में। अगर आपको बताओ, साधारण सेल में हमने दोष बताया था। एक दोष क्लियर किया था आप लोगों को, स्थानीय क्रिया। स्थानीय क्रिया में हमने कहा था कि अगर सेल का उपयोग हम नहीं करते हैं, अगर मान लो ये सेल है और इसमें वैद्युत अपघट्ट भरा हुआ है, गंधक अम्ल H2SO4 भरा हुआ है, और इसमें दो प्लेटें डूबी हुई हैं। क्या डूबी हैं? दो प्लेटें, एक प्लस प्लेट है, दूसरी माइनस प्लेट। जब भी सेल का नाम आए तो हमने कहा था एक बर्तन समझना, और उसमें भरा क्या होगा? वैद्युत अपघट्ट। और वैद्युत अपघट्ट साधारण सेल में क्या होता है? गंधक का अम्ल होता है। ये कॉपर होता है और ये क्या होता है? जिंक होता है। अगर सेल का उपयोग नहीं कर रहे होते तो शुद्ध जस्ता गंधक के अम्ल से क्रिया नहीं करता। लेकिन ये जो जस्ते की प्लेट है ये शुद्ध नहीं होती है, इसमें अशुद्धि मिली होती है। तो वो जो अशुद्धियां हैं गंधक के अम्ल में घुलकर, जब वो अशुद्धियां गंधक के अम्ल में घुलेंगी तो ये देखो कैथोड है, माइनस वाला क्या है? तो ये अशुद्धियां एनोड बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? और जब एनोड बना लेंगी तो यहीं पर कैथोड और एनोड को जोड़ने वाला गंधक अम्ल है, तो यहीं पर क्या होगा? धारा बहती रहती है। तो जब धारा बहती रहेगी इसका मतलब जस्ता क्रिया करता रहेगा, और करता रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब धीरे धीरे जस्ता खत्म होता जाएगा। ऐसे दोष को क्या बोलते हैं? स्थानीय क्रिया। क्या बोलते हैं? अब इस दोष को दूर करना है तो हमने क्या बताया था? इसको जो है निकाल करके साफ करेंगे, गंधक अम्ल से साफ कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? पारे का लेपन कर देंगे। पारे के लेपन को करने से फायदा क्या होगा? जस्ता पारे में घुल जाता है। जस्ता पारे में घुलेगा, जस्ता अमलगम बनाता है। क्या बनाता है? जस्ते का अमलगम बनाता है। तो जस्ता जो होता है पारे के ऊपर आ जाता है और अशुद्धियां पारे के नीचे रह जाती हैं, जिससे कि गंधक के अम्ल के संपर्क में शुद्ध जस्ता रहता है और वो क्रिया नहीं करेगा तो दोष दूर हो जाएगा। ये बात बताया था। दूसरा जो है हेडिंग डालिए। अब दूसरा दोष है साधारण सेल में ध्रुवण का दोष। साधारण सेल में ध्रुवण का दोष। साधारण सेल में ध्रुवण का दोष क्या है? ध्यान से सुनना सब। हेडिंग डालने के बाद देखो, साधारण सेल में ध्रुवण का दोष है क्या? ये देखो, बर्तन है, कांच का बर्तन है, इसमें ये भरा हुआ है गंधक का अम्ल। क्या भरा हुआ है? ध्यान दो सब लोग। यहाँ पर भरा हुआ है H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? और इसमें एक प्लेट है कॉपर की, किसकी है? और एक प्लेट क्या है? जिंक की। ये वाली प्लेट किसकी होती है? मतलब प्लस होती है। और ये वाली, इसको एनोड कहते हैं, इसको कैथोड कहते हैं। यही है साधारण सेल। ये क्या है? साधारण सेल का एनोड जो होता है तांबे का होता है, और साधारण सेल का जो कैथोड होता है वो जस्ते का होता है। अब अगर हम सेल का उपयोग कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सेल का यूज कर रहे हो, मतलब मान लो यहाँ पर हम बल्ब जलाना चाहते हैं, तो सेल का अगर हम उपयोग कर रहे होंगे, बताओ रासायनिक क्रिया होगी या नहीं होगी? अब तो होगी, अभी तो रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदलेगी। और जब सेल का उपयोग नहीं कर रहे होते हैं, अगर ये शुद्ध जस्ता होता तो क्रिया नहीं करता, लेकिन अशुद्धि होने की वजह से हमने स्थानीय क्रिया का दोष एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। तो अब अगर हम इसको सेल को उपयोग में लेंगे तो होगा क्या? होगा जस्ता जो है किससे अभिक्रिया करेगा? किससे अभिक्रिया करेगा? क्या बनाएगा? हाइड्रोजन आयन के बुलबुले प्राप्त होंगे। हाइड्रोजन के बुलबुले प्राप्त हो जाएंगे। ये बुलबुले जो यहाँ पर मिलेंगे, ये जो बुलबुले उत्पन्न होंगे वो बुलबुले यहाँ पर पहुंचेंगे, कॉपर की प्लेट पर। कहाँ पर पहुंचेंगे? कॉपर की प्लेट पर पहुंचेंगे। और ये जो प्लस आवेश देख रहे हो, ये प्लस आवेश इस कॉपर की प्लेट को दे देंगे। किसको दे देंगे? कॉपर की प्लेट को। कौन सा आवेश दे देंगे? और देने का मतलब आवेश मुक्त हो जाना। अगर H2 प्लस, H2 के ऊपर डबल प्लस है, अगर H2 में बदल जाए, इसका मतलब इसने अपने आवेश को किसको दे दिया? किसकी प्लेट को दे दिया? तो ये जो हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होंगे, जो हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होंगे अभिक्रिया के बाद, किसकी किससे अभिक्रिया के बाद? किसकी किससे अभिक्रिया के बाद? जिंक की गंधक के अम्ल के साथ अभिक्रिया के बाद जो हाइड्रोजन आयन मिले हैं, जो हाइड्रोजन के बुलबुले प्राप्त हुए हैं, वो अपने धनावेश को किसे दे देंगे? कॉपर की प्लेट को। किसको दे देंगे? और धनावेश को जब देंगे तो ये बहुत दूर भाग के नहीं जाते, उसी प्लेट में चिपक जाते हैं। आवेश भी देंगे, आवेश भी देंगे और साथ साथ में कहीं भाग के थोड़ी जाएंगे, वो वहीं पर चिपके रहेंगे। किससे चिपके रहेंगे? उसी प्लेट से, कॉपर की। अब जब जो है कुछ बुलबुले यहाँ पर आकर के चिपक गए, ये प्लेट ऐसी है, ध्यान दो, ये प्लेट ऐसी है जो हम बात कर रहे हैं, ये प्लेट ऐसी है, यहाँ पर बुलबुला चिपक गया, यहाँ भी चिपक गया, यहाँ भी चिपक गया, मतलब ये हर जगह बुलबुले चिपक गए आके। पूरी प्लेट पर हाइड्रोजन के बुलबुले क्या हो गए? चिपक गए। जब एक लेयर बना लिए, क्या बना लिए? लेयर। हाइड्रोजन बुलबुले चिपक चिपक करके क्या बना लिए? इस पे लेयर बनी हुई है। किसकी लेयर बनी? हाइड्रोजन के बुलबुलों की। किसकी लेयर बनी हुई? जब ये लेयर बना लेंगे उसी के ऊपर, प्लेट के ऊपर, तांबे की प्लेट के ऊपर, किसके ऊपर? जब एक बार लेयर चढ़ जाएगी तांबे की प्लेट पर, जब हाइड्रोजन बुलबुलों की जब एक परत चढ़ जाएगी, जब दोबारा से हाइड्रोजन बुलबुले आएंगे तो क्या वो डायरेक्टली तांबे के टच में पहुंच पाएंगे? डायरेक्ट छू तो पाएंगे नहीं। क्यों नहीं छू पाएंगे? क्योंकि पहले से चिपके हुए हैं हाइड्रोजन के बुलबुले। और जब पहले से हाइड्रोजन के बुलबुले चिपके हैं, ये दोबारा से जब चिपकने के लिए आएंगे तो ये सीधे तांबे की प्लेट से नहीं चिपक पाएंगे, बल्कि बुलबुले के ऊपर बुलबुले चिपकेंगे। तो जो दो बार, जब एक बार ये चिपक गए हैं, तो जब दोबारा वाले आएंगे हाइड्रोजन बुलबुले, तो अपने आवेश को सीधा प्लेट को नहीं दे पाएंगे, वो देंगे बुलबुलों को जो चिपके हैं। समझे बात कि नहीं? तो जब इसके ऊपर देंगे तो पूरा पूरा आवेश इस तांबे की प्लेट को मिल भी नहीं पाएगा बाद में। जब डायरेक्ट जाके टच करते, जब डायरेक्ट टच करते तो क्या होता? मिल जाता। अब डायरेक्ट टच नहीं कर रहे हैं, बुलबुलों की लेयर बन चुकी है ना। अब उसके ऊपर जब बुलबुले चिपकने की कोशिश करेंगे तो बुलबुले के ऊपर बुलबुले चिपकेंगे, ना कि जो है तांबे की प्लेट से चिपकेंगे। तो जितना आवेश शुरुआत वाले बुलबुले दे पा रहे थे तांबे को, शुरुआत वाले जब रिएक्शन शुरू हुई थी, शुरुआत वाले बुलबुले जितना आवेश दे पा रहे थे तांबे की प्लेट को, क्या बाद वाले बुलबुले उतना आवेश दे पाएंगे? मान लो दूसरी लेयर बन गई, जब तीसरी लेयर बनाने वाले बुलबुले पहुंचेंगे तो अब तो और एक परत और बन गई, तो क्या और अब आवेश दे पाएंगे? ज्यादा और कम आवेश दे पाएंगे तांबे की प्लेट को, और आवेश कम दे पाएंगे। 3 लेयर बन गई। जब चौथी लेयर बनाने वाले पहुंचेंगे तो अब ये और भाई, ये तो मोटाई बढ़ती जाएगी ना बुलबुलों की, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर। तो शुरुआत में धारा ज्यादा थी, शुरुआत में धारा ज्यादा बह रही थी। क्यों? क्योंकि सारे हाइड्रोजन के बुलबुले कहां पहुंच रहे थे? तांबे की प्लेट से चिपक रहे थे, सीधे टच कर रहे थे। और जैसे ही एक लेयर बनी तो दोबारा जो हाइड्रोजन के बुलबुले आ रहे हैं, पूरे पूरे आवेश को तांबे की प्लेट को नहीं दे पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि पहले से चिपके हैं, पहले से वो। तो अब वो कहां, वो उसका साथी नहीं छोड़ रहा, जो बुलबुला जाके चिपक गया वो हट नहीं रहा वहां से।
तो दूसरा जब आएगा ना तो वो उसके संपर्क में, तांबे की प्लेट के संपर्क में जा ही नहीं पाएगा, ऊपर ही रह जाएगा, तो पूरा पूरा आवेश नहीं दे पाएगा। तो क्या होगा, जैसे जैसे समय बीतेगा, रिएक्शन चलेगी, धीरे धीरे क्या होगा, धारा का मान कम होता है। धारा का मान, क्योंकि पूरा पूरा आवेश अब हाइड्रोजन के बुलबुले दे ही नहीं पाएंगे, और जब कम होता जाएगा तो बताओ धारा कम होती जाएगी, तो इसका मतलब दोष है कि नहीं, दोष है कि नहीं है। इस प्रकार का जो दोष है इसको बोलते हैं ध्रुवण का दोष। क्या बोलते हैं? सेल वही है, सेल वही है, शुरुआत में यूज किया, जब यूज करना शुरू किया तो तेज धारा दे रहा था, थोड़े समय तक उपयोग करते गए, थोड़े समय तक उपयोग करते गए तो देख रहे हैं कि जो है मामला बिगड़ रहा, धारा का मान घट रहा। स्टार्टिंग में तो ज्यादा धारा गई, और थोड़े समय के बाद यूज करते जाओ, टाइम जैसे जैसे पास होगा तो धारा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अच्छा, ये घटता तब नहीं अगर ये बुलबुले अपने आवेश को देख करके वहां चिपकते नहीं, अगर चिपकते नहीं बाहर हो जाए तो दूसरे वाले आकर के चिपक करके देख करके वापस चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा, वो जाकर के आवेश भी दे रहे हैं और चिपक भी रहे हैं, आवेश भी दे रहे हैं और, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर आवेश देते हो चिपकते नहीं तो धारा कभी कम नहीं होती, धारा कभी कम, लेकिन आवेश दिए और चिपक भी गए, एक परत बना लिए, तो अपने पीछे वाले हाइड्रोजन बुलबुलों को धक्का मारेंगे, कहां आ रहे हो भाई, वो चिपके हुए पहले, कह रहे हैं हम तो प्लस दे करके चिपके हैं, हम प्लस दे करके चिपके हैं, तुम क्यों आ रहे हो, प्लस प्लस को धक्का देने की कोशिश करेगा, पहले वाली जो लेयर है वो भी प्लस वाली है, और जब दोबारा लेयर बनाने की कोशिश करेगा तो प्लस प्लस को क्या करेगा, तो पूरा पूरा आवेश दोबारा वाले दे नहीं पाएंगे, और जब पूरा पूरा आवेश दे नहीं पाएंगे तो धारा तो कम होनी तय है। ऐसे दोष का नाम है ध्रुवण। ये जो घटना घटित होती सेल में, साधारण सेल में, ऐसे दोष को क्या बोलते हैं, ध्रुवण बोलते हैं। बात समझ पाए कि नहीं? देखो, जब सेल का उपयोग किया जाता है, ध्यान दो, जब सेल का हम उपयोग करते हैं तो जस्ता गंधक के अम्ल से क्रिया करता है, गंधक के अम्ल से क्रिया करने के बाद ध्यान देना हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न करता है। ये हाइड्रोजन के बुलबुले तांबे की प्लेट पर पहुंचते हैं, तांबे की प्लेट पर, कहां पर, तांबे की प्लेट पर अपने आवेश को देकर या अपने आवेश को मुक्त कर देते हैं, अपने आवेश को मुक्त करने के बाद वहीं प्लेट पर चिपक जाते हैं, प्लेट पर चिपक जाते हैं। इसके बाद दूसरे जो बुलबुले आएंगे, दूसरे बुलबुले जो आएंगे वो अब तांबे की प्लेट को अपने पूरे आवेश को दे नहीं पाएंगे। तीसरे प्रकार के जब हाइड्रोजन बुलबुले आएंगे तो और कम आवेश देंगे, पूरा नहीं दे पाएंगे, धीरे धीरे आवेश जो है संख्या घटेगी, आवेश की मात्रा घटेगी, प्लेट पर पहुंचने वाले आवेश की मात्रा घटेगी, तो धारा का भी मान घटेगा, और धारा का मान घटेगा तो दोष हो गया। भाई धारा एक जैसी बनी रहती तब तो ठीक था, एक ही सेल है, वही सेल है, पहले धारा ज्यादा दे रहा था, बाद में कम दिया तो दोष तो हो ही गया, पहले ज्यादा दोष हुआ। ऐसे दोष का नाम है ध्रुवण। इसको क्या बोलते हैं, ध्रुवण कहते हैं। क्या बोल रहे हैं हम कह रहे हैं जब सेल का उपयोग कर रहे होते, जब सेल उपयोग की स्थिति में होता है तो जस्ता गंधक के अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन, धनावेशित हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न करता है, धनावेशित हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न करता है। ये धनावेशित हाइड्रोजन के बुलबुले तांबे की प्लेट पर पहुंचकर अपने आवेश को मुक्त कर देते हैं, वह वहीं प्लेट पर जमा हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में आने वाले हाइड्रोजन के बुलबुले तांबे की प्लेट को पूर्ण आवेश मुक्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पहले से एक लेयर बनी हुई होती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे धारा का मान घटता जाता है। इस प्रकार का जो दोष साधारण सेल में देखने को मिला, इसी को बोलते हैं ध्रुवण। क्या बोलते हैं? ये ध्रुवण तब नहीं होता जब वो चिपकते नहीं, आवेश दे करके हट जाते हैं। समझे बात नहीं? आवेश दे करके चिपकना ही मेन दोष का कारण है। हाइड्रोजन धनावेशित हाइड्रोजन बुलबुले हैं, अपने आवेश को देकर के वहीं चिपक रहे हैं, यही दोष है। लिखो इसमें, देखो, जब सेल उपयोग की स्थिति में होता है, जब सेल उपयोग की स्थिति में होता है तो जस्ता गंधक के अम्ल से, तो जस्ता गंधक के अम्ल से क्रिया करके, तो जस्ता गंधक के अम्ल से क्रिया करके धनावेशित हाइड्रोजन के बुलबुले, धनावेशित हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न करता है, धनावेशित हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न करता है। लिख लिया? ये धनावेशित हाइड्रोजन के बुलबुले, ये धनावेशित हाइड्रोजन के बुलबुले तांबे की प्लेट पर, तांबे की प्लेट पर आवेश मुक्त करके, मुक्त मतलब फ्री कर देते हैं, आवेश दे देते हैं, आवेश मुक्त करके, नहीं लिख पाए, मुक्त करके वहीं पर जमा हो जाते हैं, जिसके कारण तांबे की प्लेट पर, जिसके कारण तांबे की प्लेट पर, तांबे की प्लेट पर हाइड्रोजन बुलबुले की, हाइड्रोजन बुलबुले की एक परत सी बन जाती है, हाइड्रोजन बुलबुले की एक परत, हाइड्रोजन बुलबुले की एक परत सी बन जाती है, एक परत सी बन जाती है। क्योंकि जस्ता गंधक के अम्ल से क्रिया करता रहता है, क्योंकि जस्ता गंधक के अम्ल से क्रिया करता रहता है, अतः बाद में उत्पन्न धनावेशित, बाद में उत्पन्न धनावेशित हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बुलबुले, हाइड्रोजन के बुलबुले तांबे की प्लेट को पूर्ण आवेश, तांबे की प्लेट को पूर्ण आवेश मुक्त नहीं कर पाते हैं,
पूर्ण आवेश मुक्त नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण सेल की धारा जिसके कारण निरंतर सेल की धारा निरंतर घटती जाती है, निरंतर घटती जाती है। सेल का यही दोष सेल का यही दोष द्रवण कहलाता है, यही दोष द्रवण कहलाता है। मतलब अर्थ समझ में आया? ये है तांबे की प्लेट और ये है जस्ते की प्लेट। जब सेल का उपयोग हम कर रहे होते हैं, जस्ता गंधक के अम्ल से क्रिया करता है, धन आवेशित हाइड्रोजन के बुलबुले देता है, वो बुलबुले शुरुआत में जाकर के कॉपर की प्लेट को अपना आवेश देकर और इसी प्लेट पर यहीं पर हर जगह चिपक जाते हैं। तो हाइड्रोजन बुलबुलों की एक परत बन जाती है। क्या बन जाती है? एक परत बन जाती है। अब चूंकि ये क्रिया चल रही लगातार, एक लेयर बन गई हाइड्रोजन बुलबुलों की, और वो हाइड्रोजन के बुलबुले पूरे पूरे आवेश को जस्ते की प्लेट को दे दिए हैं शुरुआत में। बाद वाले जो हाइड्रोजन के बुलबुले आए वो डायरेक्ट तांबे से चिपक नहीं पाए, तो पूरा आवेश दे नहीं पाए। समझे बात की नहीं? क्योंकि पहले से क्लियर बिछी हुई है। बाद वाले हाइड्रोजन के बुलबुले पूरे पूरे आवेश को इसको नहीं दे पाए, तो पहले की तुलना में अब कम आवेश इस प्लेट को मिला, तो कम धारा बहेगी। दूसरी लेयर मान लो चिपक गई, इसके और बाद जब तीसरे प्रकार के आएंगे बुलबुले, तो वो और कम आवेश मुक्त कर पाएंगे। इसका मतलब पहले की तुलना में और कम धारा बहेगी। तीसरी लेयर बन गई। चौथी लेयर जब चौथे आएंगे तो तीन विरोध करने वाले पड़े हैं। समझे बात नहीं? तीन विरोध करने वाले पड़े हैं और धारा कम हो जाएगी। ऐसा दोष द्रवण कहलाता है। द्रवण का दोष दूर तभी होगा जब ये लेयर ना बनने पावे। समझे बात नहीं? अगर यही लेयर ही ना बनती, लेयर ना बनती तो द्रवण का दोष थोड़ा होता। लेकिन ये लेयर बनने से, क्या बनने से? लेयर बनने से वो क्या रहा कि बाद वाले जो है डायरेक्ट छू नहीं पा रहे हैं तांबे को, डायरेक्ट छू नहीं पा रहे हैं तांबे को, क्योंकि पहले को एक बिछा दिया गया, पहले इस पे चिपक गए हैं हाइड्रोजन के बुलबुले। वो दूसरे हाइड्रोजन के बुलबुलों का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी प्लस लेके पड़े हैं, प्लस वालों को धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। कहां आ रहे हो? समझे बात नहीं? फिर अगर वो जबरदस्ती चले भी गए, चिपक भी गए, तो अब ये दो लोग विरोधी पहुंच गए, तीसरे वालों को तो और मना करेंगे, मना करेंगे तो पूरा आवेश मुक्त नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे क्या होगा, आवेश तो इसको प्लेट को मिलता है, उसकी मात्रा घटेगी, तो मात्रा घटेगी तो इसका मतलब आवेश कम होगा, तो आवेश कम बहेगा, आवेश कम बहेगा तो इसका मतलब धारा कम होगी। समझे? यही दोष द्रवण कहलाता है। इस दोष को दूर कर सकते हैं क्या काम करके? ये लेयर बनने न दिया जाए। ये जो हाइड्रोजन बुलबुलों की लेयर बन रही है, ये लेयर ना बने, तो इसके दो तरीका, एक तो यांत्रिक तरीका, ध्रुवण का जो दोष है इसको दूर करने की दो विधियां हैं। एक विधि का नाम है यांत्रिक विधि, कि बार बार इस थोड़े थोड़े समय में दो दो चार चार पांच पांच मिनट में प्लेट को निकाल करके सफाई करते रहो। एक तो तरीका है, प्लेट निकालो, साफ कर दो, जो चिपके हैं उसमें जो है छुटा दो, उसमें लेयर को हटा दो, फिर लगा दो। या ऐसी कोई व्यवस्था लगाओ, जैसे मंदिरों में आजकल घंटा बजता है तो मशीन से इलेक्ट्रिसिटी चलता है, अपने आप टन 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 करता है, करता कि नहीं? किसी को बजाने की जरूरत नहीं होती, अपने आप बजने लगता सब। वैसे ही जो है कोई ऐसी टेक्निक लगाइए इलेक्ट्रिसिटी जो आप ऐसे ये ऐसे चलता रहे, ऐसी कोई व्यवस्था लगाओ कैसे से रगड़ता रहे, मतलब इसके ऊपर जो है लेयर चिपकने ना दे। समझे बात की नहीं? लेयर चिपकने, तो ये यांत्रिक तरीका, यांत्रिक तरीका का मतलब दो तरीका हो सकता है, एक तो मैनुअल, मैनुअल उसको निकालो हाथ से सफाई कर दो, दूसरा कोई मशीन से। समझे बात नहीं? एक तो यांत्रिक तरीका ये हो गया। दूसरा रासायनिक विधि, कोई ऐसा पदार्थ रख दो इस प्लेट के आसपास, कोई ऐसा पदार्थ रख दो एक बर्तन में भर के, कोई ऐसा केमिकल रख दो जो उस पर चिपकने ही ना दे, जो हाइड्रोजन बुलबुलों को चिपकने ना दे। ये दूसरा तरीका रासायनिक तरीका होगा। कौन सा तरीका? अब इसके बारे में बताएंगे, अभी समय मिलने पर पास दिया जाएगा, वही जगह मिलने पर। अभी समय मिलता है तो फिर जो है बताएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। ये हमने लिखवाया है कि ध्रुवण आप ये नहीं जानोगे ध्रुवण होता क्या है, तो दोष कैसे दूर करोगे। अब तुम्हें समझ में आ गया हाइड्रोजन के बुलबुले जाके चिपक करके लेयर बना ले रहे हैं, तो दूसरे वाले लेयर के ऊपर चिपकेंगे, पूरा आवेश दे ही नहीं पाएंगे, तो धारा धीरे धीरे तो कम हो ही जाएगी। ये दोष यही ध्रुवण है और इसी का दोष को दूर करना है, लेयर को चिपकने ना दिया जाए। इसके दो तरीके होंगे, एक यांत्रिक विधि, दूसरी रासायनिक। अभी देखेंगे बाद में।
बैठ जाओ। क्या हुआ है? नहीं है। एक सिक्के में कितने पहलू होते हैं? एक सिक्के को उछालने पर उसके सैंपल स्पेस में कुल कितने अवयव होते हैं? दो सिक्कों को उछालने पर एनएस का मान, पांच सिक्कों को उछालने पर एनएस का मान, पांच सिक्कों को उछालने पर एनएस का मान 32, 2 की पावर एन सिक्कों को यदि उछाला जाए तो उसके समष्टि प्रतिदर्श में अवयवों की संख्या, मतलब सैंपल स्पेस में किसमें, 2 की पावर n, ठीक है। एक पासे को फेंकने पर एनएस का मान, पांच पासों को एक साथ फेंका जाए तो एनएस का मान क्या होगा? 5 की पावर 6, 6 की पावर एन पासों को एक साथ फेंका जाए तो उसके सैंपल स्पेस में 6 की पावर दो पासों को एक साथ फेंकने पर उनके उनके अंकों का योग 24 आने की प्रायिकता क्या होगी? शून्य नहीं होगा, नहीं शून्य, गलत बोलो, शून्य। क्या होगा? दो पासों को एक साथ फेंकने पर उनके अंकों का योग कभी 24 आएगा क्या? मैक्सिमम अंक 6, 12 से नीचे ही बात करेगा, नहीं और भी कर सकता क्या? नहीं करता। दो पासों को एक साथ फेंकने पर उनके अंकों का योग 8 आए, उसकी प्रायिकता क्या हो सकती है? तो नीचे तो 36 रहेगा, ऊपर बात कर 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 6 ही है, अंक का योग कितना चाहिए? 8, 8 के लिए कोई है? 5 3 3 5 या 5 3 सही है। और कौन सा? 6 2 8 और 2 6 8 और 4 4 8, 4 4 एक ही बार है, 2 बार, इस बात को ध्यान रख लेना। और कोई बचा नहीं ना, इनके साथ कुछ लग पाएगा? 1 2 3 4 5, 5 स्थितियां कितनी है? 5/36, ये बात तो समझ में आ गई। डालिए ताश की गड्डी, ताश की गड्डी, ताश की गड्डी, कार्ड के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? ताश की गड्डी में ये वाला सा बनता होगा, ताश में ये वाला बनता होगा, ये नहीं बनता होगा, है ये बनता होगा। ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52। ध्यान रखिए, तो ये बात की बात है। 52 पत्ते कितने भागों में विभाजित हैं? 2 भागों, 2 भागों, 4 नहीं, गलती है, 2 भागों में। 26 और मैं सही कह रहा हूं, 26 और 26 में विभाजित है। कुल पत्ते कितने होंगे? 26 पत्ते किस रंग के होंगे? RED रेड, लाल, लाल कलर के। और 26 पत्ते किसके होंगे? ब्लैक, काला, ठीक है, काला रंग के। कौन से रंग के? काला रंग के। ये जो माला है अंदर डालो, नहीं अभी नहीं, अब इनर के ऊपर है, इनर के अंदर डालो। इसकी मैकेनिज्म है, एक कपड़ा के ऊपर रखनी रखी जाती है, छोटे पार्टिकल, ये बॉडी में डालोगे तो बॉडी इसका जो भी किस चीज तुलसी को भी जो भी चीज की है वो अपना वर्किंग करेगी। इसका साइंटिफिक फैक्ट तुम उसके बाद पीछे मत जाओ, सिर्फ अंदर डालो। 26 किस रंग के होते हैं? और 26 किस रंग के होते हैं? उसमें भी गड्डी फेंक रहे हो 13 अलग है और 13 अलग है, और इसमें भी 13 अलग है और 13 अलग। अब ये 13 लाल रंग में, ये कौन कौन से होंगे? चिड़ी, चिड़ी का होगा लाल रंग में। पान और ईंट, बस ईंट का, पान का, और पान के पत्ते 13 और ईंट के पत्ते 13, है ना। और चिड़ी हुक्म बता रहा है, हाँ चिड़ी और हुक्म, हाँ हुक्म होता है। पान का, ईंट का, चिड़ी का और हुक्म का, नहीं ठीक है, हुक्म है, हुक्म, हाँ सही बात है। पान का तो पान खाया तो मुंह का रंग कैसा हो गया? लाल। ईंट भी अमूमन कैसी होती? लाल। हम भी ऐसे याद रखते हैं, पान और ईंट लाल, और चिड़ी और हुक्म कैसा? काला। हुक्म मेरे आका, हुक्म मेरे आका, अंधेरा आग कायम रहे। हैं तमराज के सुने हो तुम लोग? देखे कभी सीरियल शक्तिमान? देखा तुम लोग? कौन सीरियल में तुम लोगों का डेट ऑफ बर्थ हुआ होगा? तुम लोग 2005 कैसे पैदा हुए? 5 6 की जनरेशन हो। और जाने का प्लान कब है? इनफाइनाइट जा रहा है, ये राक्षस है कोई जो बोला इनफाइनाइट टाइम बाद जाएंगे। देखो कौन घिट जाओगे, कितना भी ताकतवर आदमी हो, कितना बड़ा संत हो, ज्यादा अवस्था हुई तो कड़कड़ पैसे घिस जाएगा बॉडी, भाई मशीन घिसेगी, साला तड़प तड़प के मरोगे फिर। ऐसे नहीं मरो, ठीक ठाक में चले जाओ, ठीक है। तो 13 तो सबका जाना है, डर लग गया होगा, साला मरे इधर चलेगा भाई साहब, शरीर चल जाएगा भाई, भाई ये चलेगा भाई, फूंक दे जाओगे। 13 कितने? पान के 13, ईंट के। तो ध्यान दीजिए, ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52। उसमें लाल रंग के कितने होते हैं? काले रंग के कितने होते हैं? पान के, चिड़ी के 13 और ईंट के और हुकुम के। पान और चिड़ी किस रंग का होता है? हुकुम और ईंट, हुकुम और चिड़ी, ठीक है, काला रंग का, किस रंग का? अब उसमें भी इक्का कितने होते हैं? इक्का कितने होते हैं? 4। एक किसका होता है? पान का इक्का, पान का, फिर इसी प्रकार ईंट का, चिड़ी का, हुकुम का। सही तो था? मुझे करेक्ट करते रहना भाई, मैं खेला नहीं हूं, मैं सिर्फ पढ़ा हूं, ठीक है। पान का। और बेगम कितनी होती है? 2 बता रहा भाई, भाई 4 बताओ। बेगम भी 4 है, कितनी है? 4। 4 बादशाह है। चुप रहो, गुल्ला क्या है?
है गुलाम। हाँ, गुलाम किताबी भाषा में गुल्ला नहीं होता। अच्छा हम खेले नहीं तो नहीं पता है, गुलाम होता है। गुलाम कितने होते हैं? हाँ ठीक है, पूछते रहेंगे हम। चार मतलब नैला दैला सबकी बात नहीं है, दुखिया तकिया नहीं हो रही। सुनो, हाँ 13 पत्ता पान के, उसमें एक इक्का होगा, एक बेगम, एक बादशाह, एक गुल्ला। ठीक है, तो फिर टोटल 9 बचे हैं, 9 बचे तो 9 बचे, 9 नहीं 10 बचे। दैला भी तो है, दुखिया तकिया चौका पंचा छक्का, 7 8 9 9 10, 9 बचे। इक्का एक में शामिल हो गया, इक्का एक में शामिल हो गया। ठीक है, कितनी कितनी गंदी पढ़ाई हो रही है, पत्ता सिखा रहे हैं हम खिलाना। इसलिए कह रहे हैं अभी मैं कहूंगा, ताश की गड्डी से यदृच्छा एक पत्ता खींचा जाता है तो उसके लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता याद करो। सब कहानी गड़बड़ गुड़ गोबर हो जाओगे, इसलिए पत्ता खेलना सीख लो। तो ठीक, अब क्लियर हो रहा है। अब पान में कितने का है? एक पान का, एक ईंट का, एक चिड़ी का, एक हुक्म का एक। और खेलना और सीख लो भाई, मजा जाए। बेगम चार हो गई, बादशाह चार हो, गुलाम चार। ठीक है, दहला नहीं सवाल, दहला को सवाल नहीं, मैंने कोई नहीं कहता कि यदृच्छा एक पत्ता खींचा दहला होने की प्रायिकता, दहला सवाल ही नहीं आता। ये सब पूछा, इतनी बात सही है। रंग क्लियर हो गया सबको? रंग क्लियर हो गया। सोचो पहले जमाना कितना गंदा था, बताओ। 17 5 पांडवों ने अपनी पत्नी को दाव लगा दिया, बड़ा हरामी थे साले। सोचो, उन्होंने कहा कुछ नहीं बचा क्या, बता रहे पत्नी खिंचवा लो, जाओ इसको 20 सवाल जो करना करो। अरे बाप रे, मतलब ध्यान रखना, पहले का जमाना बहुत खराब था, अब बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, तो कहो कृष्ण ना होते तो साले क्या कर बैठते, समझे ना, इसीलिए कृष्ण आना पड़ा उस समय भाई। तो संविधान तो था नहीं, ऐसी बात होती। अगर मान लो आज की बात कर, एक नंबर लगाते 112, भैया भैया वो दाव लगा दिया अपनी पत्नी को, कौन है साला, लाओ लाठी तुझे मारे। सही बात है। और 20 पितामह देखो घूमे घूमे, कहां गए 20 पितामह? अरे बाजो बाजो बाजो, अपनी धोती लिए घूमते। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, बात बता रहा हूं कि उसमें दोषी वो भी थे। 20 पितामह कृपाचार्य है ना, सब बैठे थे बुढ़ा, एक की बुद्धि नहीं खुली, इसीलिए साला सब सब बलि बकरा बने, एक भी नहीं बचा, सिंगल नहीं बचा। अर्जुन ने एक एक को गिर ढूंढ ढूंढ के मारा। मारो 20 पितामह, कितने बार छोड़ने, अर्जुन 20 पितामह किसने मारा था? समझे समझे, मानो सही बना दी थी 20। कहा पितामह आई एम सॉरी, आप पितामह होते हुए वो काम देख रहे तो मेरी तो आंखें खोल नहीं किसने, अब मैं छोड़ूंगा 50 100 मार को दिया तड़ा है। तो कहने मतलब तुम लोग कुछ और तरह पढ़ते हो, हम कुछ और तरह पढ़ते हैं। इतना हो गया, छापो पहले, इतना छाप तो लो, कॉपी पर लिख लो। तुम लोग चाहते हो मैं स्टोरी सुनाते रहे। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, 52। ताश किसने बनाया ये खेल, इतिहास पढ़ा क्या? पता नहीं किसी को? गुलाम सबका एक होता है, हाँ तो लिखना है क्या? 4 इक्का तो सबका एक एक इक्का, 4 बादशाह सबका एक एक बादशाह, 4 बात बेगम तो सबकी एक एक बेगम, और 4 गुलाम तो सबका एक एक गुलाम। बस बात खत्म हो गई। एक लाल रंग का मतलब पान का गुलाम, ईंट का गुलाम, चिड़ी का गुलाम, हुक्म का गुलाम, पान का इक्का। अच्छा चाल किसकी हो जाती है, जैसे चाल फेंका सबने तो एक आदमी से पत्ते मिल जाते हैं, वो चाल किसी कुछ सेटिंग होती होगी, वो चीज मुझे नहीं समझ आई। तगड़ा पत्ता इसका होगा, जैसे 1 2 3 4 डाला तो उन्होंने कहा भी नहीं अभी एक और चाल चलने दो, फिर उन्होंने डाला, उन्होंने 4 चाल चलेंगे, उन्होंने कहा 3 और 4 चाल चले, 1 2 3 4 डाला, एक बार सब डालते चले गए और लास्ट जिसके पास तगड़ा हुआ है। अच्छा 4 पत्तों में जिसका तगड़ा होगा, ठीक ठीक चलो। अरे हमें खिलाना नहीं यार, चलो बढ़े आगे। अब लिखिए इसमें, हाँ लिख लो भाई लिख लो। हाँ ठीक है, अब देखिए, ताश की गड्डी से एक पत्ता ताश की गद्दी से एक पत्ता यदृच्छा खींचा जाता है, सामने लिखा है अचानक से या एट रैंडम। ताश की गड्डी से एक पत्ता यदृच्छा खींचा जाए तब, तब एनएस का मान, इसमें भी तो एनएस आएगा ना। एक पत्ता पे क्या होगा, 2 पत्ता पे क्या होगा, 3 पत्ता पे क्या होगा, कितने पत्ते खींच रहे हो, एक, तो एनएस का मान सुन लीजिए। अब प्रश्न ये है, आइए कुल वस्तुएं कितनी हमारे पास, 52। कुल वस्तुएं कितनी है, सही बात है, कुल वस्तुएं हमारे पास कितनी है, 52 है। अब 52 में से कितनी वस्तुएं खींच रहे हो, एक। अब क्या कोई क्रम का निर्धारण है इसमें, कोई भी खींच सकते हो, तो बताओ संचय आएगा कि क्रमचय, लग गया कि नहीं लग गया? क्रमचय तब लगता जब एन में से आर वस्तुएं लेते और क्रम का कोई निर्धारण होता, एनपीआर। एनसीआर तब लगता है जब एन वस्तुओं में से आप आर वस्तुओं को खींचे, लेकिन खींचने पर कोई क्रम का ध्यान, और पत्ते में कोई क्रम का ध्यान है, न जाने कौन सा खींच रहे हो आप। इसका मतलब है कुल पत्ते कितने हैं, 52, उसमें से कितने पत्ते खींच रहे हो, एक, तो एनएस का मान कितना, 52 सी। और 52 सी का मतलब क्या होता है, 52 कद हो, समझाते समझाते बूढ़े हो जाएंगे, तुम फार्मूला ही नहीं याद रखते हो। करें तुम करें क्या, बताओ एनसीआर का फार्मूला क्या होता है, बताओ। बहुत डंडा मारूंगा, समझ रही बात, इशारा समझ लो, बिछा देंगे तुम्हें। एनसीआर का फार्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस, यस नो। और फिर समझदार के सारा का भी रटा होना चाहिए था, नहीं रटा है तो फिर ऐसे करो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर, 52 में से 1 गया 51, तो 100 हल करो कितना, 52 के बाद क्या आएगा 51। और हमने तुमसे कहा था NC1 हो तो इसका मान कितना होता है, एन ही तो होता है। NC1 का मान कितना होता है, याद होना चाहिए, ये तो ना आप हल कर रहे हो, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 52। लिख लीजिए,
ताश की गड्डी से एक पत्ता अचानक से खींचा जाए तब उसका एनएस का मान हमेशा फिक्स हो गया 52C1 या 52, 52C1 या 52। ठीक उसी प्रकार एक सिक्का उछालने पर एनएस का मान 2, दो सिक्का उछालने पर 4, समझे? एक पासा फेंकने पे 6, दो पासा फेंकने पे 36, 12 नहीं 36। ऐसे एक पत्ता खींचने पर 52C1 मतलब 52, सही बात है। एक पत्ता खींच रहे हो तो कुल स्थितियां कितनी 52, तो एक पत्ता उन 52 में से कोई एक हो सकता है, तो बात सही है, कुल स्थितियां 52 आएंगी तो उनमें से कोई एक पत्ता, भगवान जाने कौन सा है वो। दूसरा नंबर, दूसरा नंबर, ताश की गड्डी से दो पत्ते, ताश की गड्डी से दो पत्ते अचानक से खींचने पर एनएस बराबर, अब कितने पत्ते खींचे? दो, तो हमारे पास कुल पत्ते कितने हैं? 52, उनमें से दाव कितने पे? 2 पे, 52C2, तो एनएस में जो सैंपल स्पेस है उसमें स्थितियां क्या पैदा होंगी? 52C2 की। किसकी स्थितियां पैदा होंगी? सैंपल स्पेस में 52C2 है, और जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो तो डिपेंड करेगा कौन सा पत्ता खींच रहे, तो उसमें संभावना जताई जाएगी, सबसे सटीक संभावना जताई जाती है। तो अभी कितने पत्ते खींच रहे हो? 2, तो फिर आंसर क्या आएगा? 52C2, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी जो है बहुत सटीक लानी, क्या लानी है? तो अब हम ये कहेंगे कि ताश की गड्डी से दो पत्ते, एक पत्ता अचानक से खींचने पर उसके काला रंग होने की प्रायिकता बताओ, तो कुल पत्ते कितने होंगे? 52, 52C1 का मतलब क्या होता है? 52, तो 52C1 में हमने संभावना जताई। अब उसमें एक्सपेरिमेंट किस पे कर रहे हैं? काला रंग पे। किस पे कर रहे हैं? तो अब लाल को दिमाग से छोड़ दो, शर्त किस पे लग रही? काले की। तो तुम्हें जीतना है कि हारना है? जीतना है। जब जीतना है तो तुम अपनी स्थिति रखोगे, किसी दूसरे की स्थिति रखोगे? अपनी रखेंगे ना। तो हमने भैया मैं काले रंग होने की प्रायिकता कितनी होगी, काला पत्ता होने की प्रायिकता कितनी होगी, तो हम अपनी स्थिति रखेंगे। तो नीचे तो 52C1 है, वो तो फिक्स हो गया, एक पत्ता ऊपर काला, काला कितने बचे? 26। तो अब लाल वाले गोली मारो, हमें तो प्रायिकता सटीक लानी है, तो 26 में कोई एक पत्ता कौन सा होगा? 26 में पता क्या होगा? समझे ना? तो 26C1, 26C, यस है नो, ये चांस है। उसमें भी हम कहते हैं काला बादशाह होने की प्रायिकता, कौन सा बादशाह? अब लाल बादशाह गोली मारो, दो लाल बादशाह कितने? दो काले बादशाह कितने हैं? कौन है? अरे भैया चाबी दो जल्दी जल्दी दो, सब गुड़ गोबर हो गया सिस्टम। वापस आओ वापस आओ। हाँ कितने? दो दो काले बादशाह होने की प्रायिकता, कितने काले? तो कितने बादशाह हैं? 4। अब 4 में भी 2 को गोली मारो लाल को, सटीक आंसर देना है, तो बचे कितने? 2। अब उन 2 में से कोई एक होगा, तो फिर नीचे तो 52C1 हो चुका है, ऊपर क्या होगा? 2C1, क्या होगा? अब मैं कह रहा हूं, देखो बात से छोड़ो, अब मैं कह रहा हूं बादशाह होने की प्रायिकता बताओ। तो अब मैंने कोई रंग बताया, तो बादशाह कितने हो गए? 4, मैक्सिमम में कम, मैक्सिमम में कम। अब बादशाह कितने हो गए? 4, तो अब 4C1, 4C। मेरी बात अब मैं धीरे बताऊंगा, अभी मैंने एहसास कराया, क्या कराया? अब उतरवाऊंगा, ठीक है? देखो 52 पत्तों में से यदि 3 पत्ते यदृच्छा खींचे जाए, 52 पत्तों में से यदि 3 पत्ते यदृच्छा, सामने लिखा है, खींचे जाएं, तब एनएस का मान कितना हो जाएगा? 52C3। सही चल रहा है? 52 पत्तों में से, 52 पत्तों में से अब जनरल आर पत्ते, स्मॉल आर, 52 पत्तों में से स्मॉल आर पत्ते यदृच्छा खींचे जाएं, यदृच्छा खींचे जाएं, तब एनएस का मान क्लियर है? डॉट डॉट करके ऐसे लिखना 52C आर, आर कोई होंगे, आर आर 52 से ज्यादा नहीं हो सकता है, इधर ना। हाँ मैं लिख दे रहा हूँ, आर का मान 52 और 52 से कम ही होगा, नहीं तो 52 पत्तों में से 54 पत्ते खींचे जाए तो बेवकूफी हो गई, 54 पत्ते आएगा, तो ये कॉमन सेंस भी तो होना चाहिए। तो फिर प्रायिकता का मान तो कहना परिभाषित नहीं, प्रश्न तो बन जाएगा, कहना परिभाषित या ज्ञात नहीं किया जा सकता है, समझे? अच्छा 52 पत्ते में से 52 ही खींच लो, तो एनएस का मान कितना होगा? 52C52। इतना घबरा क्यों जाते हो, इतना कांपते क्यों? और इसका मान जिनको नहीं रटा वो तो धन्यवाद के पात्र हैं, जिनको रटा है वेरी वेरी गुड। फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है? कितना होता है? जैसे नो, तो कहने का मतलब NCN का मान कितना होता है? तो 52 पत्तों में से 52 ही पत्ते खींच रहे, तो संभावना नीचे एनएस कितनी है? क्या है 52 में से 52 खींच लिए तो एक ही स्थिति हुई, 52 धरे थे 52 खींच लिए तो एक ही स्थिति हुई। अब 52 में से एक खींचते कितने? तो 52 स्थितियां कितनी? पहला आ सकता है, दूसरा आ सकता है, तीसरा आ सकता है, चौथा आ सकता है, 18वां, 28वां, 30वां, 48वां। गला बैठ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ समझ में आना चाहिए, क्योंकि सवाल जब आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। लिखिए सवाल नंबर 1, लिखिए सवाल नंबर 1। किसी ताश की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा खींचा जाए, खींचा जाए, खींचा जाए, तब उसके, तब उसके, तब उसके इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तब उसके इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करो। बच्चों ध्यान से देखिए, सामने देखिए, किसी भी घटना की प्रायिकता के लिए सूत्र क्या इस्तेमाल करोगे? पी बराबर NE बटे NS। देवियों सज्जनों कोई दिक्कत है क्या? नहीं। NS का मतलब रट गया, 52C कितने पत्ते? एक, क्लियर है? तो मुझे नहीं लग रहा 52C1 लिखें या आप याद ही कर लो, तो क्या लिखेंगे? सीधा सीधा 52,
ठीक है, दिक्कत है किसकी है? एक ही। एक्सपेरिमेंट किस पर हो रहा है? इक्का पर। किस पे हो रहा है? हेलो, चांस सटीक होनी चाहिए, चांस सटीक होने के लिए। तो कोई रंग है क्या? कोई पर्टिकुलर नाम है क्या? नाम है इक्का, नाम है, रंग नहीं, पर्टिकुलर नाम इक्का दिया गया। 4 नाम बादशाह बेगम में से एक इक्का है। तो इक्का कुल कितने होते हैं? तो 52 धरे पत्ते। कितने पत्ते धरे? एक पत्ता खींच रहा है, क्या खींच रहा है? तो कुल स्थितियां कितनी है? 52। कुल तो 52 है, उसमें संभावना किस पर? इक्का पर। तो मैं मान रहा हूं कि मैं जो भी पत्ता खींचूंगा उन 4 में से कोई एक इक्का जरूर होगा। तो इक्का कितने? 4। उनमें से कितने लाने? एक। सब थोड़े लाने, दो इक्का थोड़े लाने, जब 4 बोल दोगे। तो इक्का कितने? 4। अब 4 में कोई क्रम है? कौन सा इक्का आ जाएगा? इक्का आएगा, चाहे वो चिड़ी का जाए, चाहे पान का जाए, हुकुम का, चाहे ईद का, कोई आएगा, लेकिन एक आएगा। तो क्रम निर्धारित नहीं। तो इसमें ध्यान रखना, इस चैप्टर में कभी एनपीआर नहीं आता है, एनसीआर आता है। इसलिए ऊपर क्या होगा? 4C। 4C मतलब आई कि नहीं आई प्रार्थना? नोट कर लीजिए। उसके एक इक्का होने की प्रार्थना। अभी लिखो, धीरे धीरे उतरेगी। अभी और 2-4 सवाल लिखो, फिर उतर जाएगी नीचे। और यार 4 बजे क्लास है। अरे जब हमने जब उसको आपके काउंटर के ऊपर में किताब रखी ना बोर्ड एग्जाम, अरे समझ में क्या आ रहा है? वो देख लीजिए, पीपीटी 1 में बोले ना, पीपीटी 2 पे वो क्वेश्चन लिखने। जब ऐसे 2 लाइन लगी उसमें पीपीटी 1 लिखा है, इसका मतलब एक पीपीटी 2 क्वेश्चन रहेंगे, है ना? किसी पे 3 है तो 3 पे मैंने लिखा है, देखिए ध्यान से थोड़ा, है ना? हाँ, वो मगर किसी भी एक ही है पीपीटी ना, 8-9 पीपीटी होंगे, उसके बाद जो है थंबनेल पे लगभग लिखा जाएगा। हेलो, देखिए अगला। किसी ताश की गद्दी से एक पत्ता या द्रक्षा खींचा जाए तब उसके उसके सदना लिखो, अच्छा नहीं लगता। उसका काला इक्का होने की प्रक्रिया ज्ञात करो। तब उसके काला इक्का होने की प्रक्रिया ज्ञात करो। तब उसके काला इक्का होने की प्रक्रिया ज्ञात करो। काला इक्का होने की प्रक्रिया। साथियों शुरू करो जी। कितना आ गया? नीचे तो क्लियर है यार, रटा है 52। ऊपर कितना होगा? यस नो, यही बस जानना था कि इक्का तो होते हैं 4, सब बचे इक्का होते हैं 4, उसमें भी अब 4 पे गुंजाइश खत्म। एक्सपेरिमेंट सटीक करते हैं। तो 4 नहीं, अब 52 पत्ते, कितने पत्ते? उसमें भी इक्का, तो 52 में कहां पहुंच गए? 4 पे। 4 में भी काला इक्का, तो काले के कितने होते हैं? 2। अब उन दोनों में हो सकता है वो चिड़ी का हो या हुकुम का हो, तो फिर 2C1। समझे? 2 खींचते तो 2C2, तो नीचे 52C2। अगर 3 खींचते तो नीचे 52C3, और ऊपर 3 काला इक्का होने की प्राप्त कितनी होती? तुम्हारे हिसाब से ध्यान रखना दुनिया वालों, तुम्हारे हिसाब से उत्तर जरूर आता। 3 काला इक्का होने का ऑप्शन ए में लिखा होता 3C1 अपॉन 52C। कितने? 3 पत्ते खींच रहे हो? 52C3। हाँ, ताश की गड्डी से 3 पत्ते या द्रक्षा खींचे जा रहे हैं, तो उसके 3 काला इक्का होने की प्राप्त। अरे कितना बढ़िया, 3 काला, तो टोटल, हाँ 3 काला, गलत नहीं, 3 काला इक्का होने, तो लड़के जानते हैं कुल काले कितने होते हैं? 2। ऐसे लिखो ना तो ज्यादा मजा आएगा। और गधम देखो, कुल वस्तुएं कितनी है? 2। उन्हें खींच कितनी रहती? क्योंकि एक कल्पनाओं में खींचते हैं। कहां खींचते हैं? कल्पनाओं में। कल्पनाओं में रहना मत, है ना? हम में से कई लोग कल्पनाओं को अपना मान लेते हैं। जाके रही भावना जैसी, वो हमारे विचार सुने 3 पैसा। कल्पनाओं को अपना मान लेते। मेरे नहीं, ए, तो कल्पनाओं को अपना मत मानो। तुम्हारी एज जो है वो सच बताएं तो मुंगेरी लाल के सपनों वाली एज है। तुम इस एज में बहुत अच्छे, मुंगेरी लाल के सपने ऐसे हैं कि तुम इस एज में पता क्या सोचते हो कि हम हवाई जहाज खरीद लिए, हवाई जहाज खरीद लिया, हमने हेलीपैड बनवा लिया। तो ये मुंगेरी लाल सपना ही है। अब ये सच होने वाला। और क्यों तुम्हें किसी का सपने सोचना, कितने बड़े बड़े सपने सोचे, और तुम साला 12th क्लास में सोच रहे हो हमने हवाई जहाज लेके हेलीपैड बनवाया है, और जल्दी 2-3 साल खरीद लगे, मर जाओगे तुम नहीं खरीद पाओगे। इतना आसान है। जीवन का कतरा कतरा, मोदी जी क्या बोले थे? जीवन का पल पल, जीवन का क्षण क्षण। उसे बोलने की अकल सीख लो उस व्यक्ति से। वो एक अच्छे वक्ता है, बाकी कुछ है कि नहीं पता नहीं, नहीं जो भी है, लेकिन एक वक्ता जरूर है। स्पीकर है, बाकी मेहनती आदमी थोड़ा बहुत लगता है। मेरे पास ये है कि मेहनत कितनी कर लेते हैं, जितना वो मेहनत उतना फाइलों के साथ मेहनत करें तो मजा हो रहा है। मतलब क्योंकि अगर इतनी लाइन है, इतनी स्पीक करते हैं, इतनी जगह डेली जाते हैं, तो हमें कभी मन में आता है कि प्रधानमंत्री का, एक मंत्री का प्रधान जो है उसके पास कई सेक्टर्स हैं, तो अपने मंत्रियों से भी पूछता है, भाई गडकरी जी कितना हाईवे बना, ए भाई कोयला मंत्री आओ कितना काम तुमने किया। तो ये कब पूछते होंगे, मुझे कभी डर लग जाता है, मतलब अंदर से कि जब डेली अगर मीडिया में तो आज वहाँ आज यहाँ चल रहे हैं, तो समय मिल जाता होगा थोड़ा बहुत। लेकिन ठीक है, लेकिन ये कहना पड़ेगा जो भी है किस्मत वाला आदमी है और मेहनती आदमी है। इसलिए 40 साल की उम्र तक कोई पद नहीं मिला, 40 साल तक कुछ नहीं मिला भाई, सोच लो। और अपनी पत्नी को शायद 30 साल से पहले त्याग दिया था। सोचो स्थिति देखो मोदी जी की, शादी करी, ब्याह किया होगा, और ब्याह करने से पहले ब्याह पहले नहीं किया, पहले चले गए थे, सटिया गए थे, पहले हिमालय चले गए थे, घर छोड़ के चले, घर के भाग गए थे, पापा कहां भाग रहे, अब भाग गया मोदी, भाग गया, पकड़ नरेंद्र पकड़ो, ये चिल्लाया जा रहा होगा। फिर नहीं कहा हमारा नरेंद्र नहीं मिला यार, फिर खबर आई नरेंद्र बहुत दूर चले गए, 16-17 साल। सोचो 17 साल पे थे ही नहीं यहाँ, नहीं 17 साल पे चले गए हिमालय, और 17 पे आए, कोई घटना उनके वहां घटित हो गई, तो वो चले आए वापस। फिर आरएसएस ज्वाइन किया, फिर वो उसी दौरान किसी ने आरएसएस में नियम होता है, तुरंत वो शादी के लिए कहा जाता है, कल लोग ये शादी आदि शादी माने एक ही निष्ठ रहो, सब जगह निष्ठ ना रहो, तो शादी पर बंधा दिया जाता है, तो इसलिए धोखे से शादी हो गई। फिर बाद में ये खिसियाए बैठे होंगे जीवन में, सपने के बहुत बड़े लेवल होंगे, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ होगा, तो इन्हें अपनी पत्नी से काम करो, यार आगे प्रक्रिया ना करो, यही रोको, तुम यार से तो पत्नी समझदार थी, या नियति कैसे कहते हैं,
बोला ठीक है, आप अगर आगे बढ़ना तो जाओ। तो पत्नी समझदार थी, उसने आज भी पत्नी है, समझदार नहीं कहती नहीं मैं छोड़ के बैठा, हमारा जीवन नरक कर दिया, कहा उसने? नहीं कहा ना उसने। उस समय उसने कहा कि नहीं तुम किसी और लायक हो, सच में जा सकते हो, यू कैन गो नाउ प्लीज। वो चले गई। और फिर खादी कपड़ा पहने घूमे कि नहीं घूमे? 40 साल तक बंदा एक संस्था पे काम किया है, कोई पद ही नहीं मिला, और उसको 40 साल की उम्र के आदमी कुछ भी ना मिले, झाड़ू ही मार रहा हो, कितना उसके अंदर क्या बीत रही होगी। और पद उसे भी चाहिए था, इसमें चाहिए था। अचानक से सेंटर से फोन आया कि लड़के कार्यकर्ता वो जबरदस्त है, और कहाँ रथ यात्रा में, हनुमान जी रथ यात्रा उसमें चिल्ला रहा था, हनुमान जी जो जेल हो रही थी तो बगल गेट खड़े हैं, श्री राम चिल्ला रहे थे, बगल खड़े हो गए। उस समय कोई बने नहीं थे, कुछ भी नहीं थे ये। अचानक फोन आया, एक कार्यकर्ता ऐसा है कि 25-30 साल से जो है पार्टी के लिए काम कर रहा है, कुछ भी पता नहीं उसके। तो वहाँ गुजरात में फोन आ गया, अरे यार इसको मुख्यमंत्री दावी किसकी, बाप रे। अचानक मतलब बाप तब बेने राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, उस ट्रैक से आगे निकल गया वो, उसको तब जाके उसको फिर वो अपने जो आदमी 40 साल तक तपा होगा तो ये मान लो अनुभवी बहुत होगा, कुर्सी मिल गई है, अब उसको पता कि एक्टिंग कौन से वे में कहाँ करनी है, अब छोड़ना। और 14 जब आए तब कोई रूप नहीं था इतना बड़ा, सिर्फ एक पब्लिसिटी थी कि हाँ ये बंदा आ रहा है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का भी वैसे नाम था बहुत बड़ा, वो भी उन्हीं टक्कर के नेता में गिनती थी। तो लेकिन 14 में, लेकिन जब 24 आई तो कहीं ना कहीं 10 साल उसने काम मेहनत कर दिया, जो वहाँ के संत समाज के आदमी करे भैया ये तो तपस्वी है, तो राजनीति बात नहीं, मतलब मेहनत देखो किसी आदमी की कि नहीं, मम्मी पापा को नहीं याद आती, भाई बंधु को याद आती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? हैं? नहीं, और दूसरा उनका फैमिली में देखिए बहुत सिंपल लोग हैं, उनकी फैमिली को प्रोटोकॉल थोड़ा, भैया ये लोग मिला तुम ही जाओ, मिलो एक परचून की दुकान की है, एक भाई साहब की, और एक भाई साहब कबाड़ी दुकान है उनकी, हाँ कबाड़ी बड़े कबाड़ी वाले हैं। किसी किसी ताश की गड्डी से एक पत्ता या द्रक्षा खींचा जाए, लिखो सुन क्या रहे हो, किसी ताश की, बोले अब सोच समझ देना उत्तर, किसी ताश की गड्डी से एक पत्ता या द्रक्षा खींचा जाए, सुन लेना, तब उसके तब उसके लाल रंग, तब लाल पत्ते के होने की प्रायिकता ज्ञात करो, कर लोगे? हाँ एक बेटा दो, तब लाल पत्ता होने की प्रायिकता, हाँ नहीं अच्छा लाल पत्ता बोल दिया मैं, अच्छा ठीक, हम तो उसमें पत्ते में भी घुस गए भीतर, पी बराबर कहाँ ये बोल दिया, नीचे 52 है, एक ही पत्ता खींचना है, तो बच्चों कौन से लाल पत्ता, कौन सा, टोटल कितने हैं 52, 52 में काले कितने हैं 26, लाल कितने हैं 26, तो काले नहीं 26 लाल में चांस है, तो 26 में से कोई एक पत्ता होगा कि नहीं होगा? यस बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल एक बटा दो, 26 दूनी 52, एक बटा दो होगा, लिख लो कोई दिक्कत नहीं, महीन सवाल है, लिखो अगला लिख लो, ताश की गड्डी से एक पत्ता या द्रक्षा खींचा जाए, तब उसके बेगम होने की प्रायिकता ज्ञात करो, बेगम इसमें कैसे बोल दिया, बेगम, अरे क्या बात है, तब उसके बेगम बेगम होने की प्रायिकता ज्ञात करो, पी बराबर एनी बटे एनएस, एनएस सब जानते हो 52, बेगम कितनी होंगी 4, 4C1, तो 4/52, 1/, बिल्कुल सही है, 1/13, 1/13, बताओ कोई दिक्कत है क्या, बेगम हो गया है। ताश ताश की गड्डी से एक पत्ता या द्रक्षा खींचा जाए, ताश की गड्डी से एक पत्ता या द्रक्षा खींचा जाए, तब उसके लाल बादशाह होने की प्रायिकता, तब उसके लाल बादशाह होने की प्रायिकता, तब उसके लाल बादशाह, कुछ आया ना, आया आंसर कितना आया, 1/26, कितना आया, नहीं आया, कितना आया, हमें लग रहा है नहीं आया, तुमने बिगाड़ कैसे दिया, सुन लीजिए, तब प्रायिकता एनी बटे एनएस 52, और ऊपर लाल बादशाह, तो बादशाह में लाल कितने होते हैं 2, यस है नो, टोटल बादशाह कितने होते हैं 4, जिसमें 2 काले होते हैं 2 लाल, तो 2C, बोलो यहां तक सब सही है, आई होप आप लोगों को यहां तक सब समझ में, प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है 3, कौन है ये, प्रायिकता का अधिकतम मान मोहल्ला नंबर 4, मोहल्ला नंबर 2 प्रायिकता का न्यूनतम मान है, आवाज कम आई, मोहल्ला नंबर 3 कौन है, 2 तो ये खंबा तक 2 था, तुम लोग क्यों नहीं बोले, खंबा तक 2 है, सिलेंडर तक, हाँ तुम जहां बैठे हो तो पीछे जो लड़का बैठा है, हाँ वहां तक 2 है, उसके बाद जो है वो 4 है, ये पहला मोहल्ला, पहला दूसरा बहुत बड़ा है मोहल्ला, दूसरे मोहल्ले चक्कर करना लेना गिरा देंगे लोग बहुत है, पहला दूसरा तीसरा मोहल्ला ये जहां तक तुम बैठे हो, अब वो तीसरा मोहल्ला पूरा, चौथा वो है,
नहीं इतने इतने बच्चे को बहुत मार पड़ेगी, ये मोहल्ला सबसे बड़ा है। चलो देखो कहाँ शुरू होगा कहाँ खत्म होगा, और पीछे वाले लौटो लड़ा दो, फिर होगा क्या, ये सब जितने हैं ये मोहल्ले एक हो जाएंगे, ये और वो। चलिए है ना, मतलब छोड़ दो लाठियां लेके लड़वा दो। चलो हट, मन कर रहे हट। तो मोहल्ला नंबर 3 बताओ, अगर प्रायिकता का न्यूनतम व अधिकतम मान किस किस के बीच होता है? 0 और उसके लिए सिंबल क्या लगवाया था? प्रायिकता का जो मान न्यूनतम है वो 0 और अधिकतम है वो 1। ये अगर सिंबल आ जाए तो सही कर दोगे, ये वाला चिन्ह आ जाए तो सही कर दोगे, ठीक। चलिए दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर मिक्स मिक्स वेज, लिख लीजिए सवालों का मिक्स वेज। दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर ऊपर ऊपर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करो, ऊपर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करो। बोलो 3/4। चलिए सही है, क्योंकि दो सिक्के तो 4 और स्थितियां कितनी होंगी? ऊपर टेल आने की, तो एक बार उछाला टेल आ गया, दूसरी बार उछाला फिर टेल आया, तीसरी बार उछाला फिर टेल आ गया, हेड हेड माने नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा? 3/, अगर यहीं पर हम बोल देते सिर्फ टेल आने की प्रायिकता, सिर्फ टेल की बात करते तो नीचे 4 होता, ऊपर सिर्फ टेल में यही स्थिति होती। दो लिखिए, एक पासे को फेंकने पर, नहीं सॉरी लिखिए, नहीं ये मत लिखिए, लिखिए लिखिए, दो पासों को फेंकने पर, दो पासों को फेंकने पर अंकों का एससीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एससीएफ जीसीटी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मसप, दो पासों को एक साथ उछालने पर फेंकने पर अंकों का मसपा आने की प्रायिकता ज्ञात करो, अंकों का मसपा एक आने की प्रायिकता ज्ञात करो, मसपा क्या? एक, अंकों का मसपा एक आने की प्रायिकता ज्ञात करो, अंकों का मसपा एक आने की प्रायिकता, मासपा का मतलब है महत्तम समावर्तक, लसपा लघुत्तम समावर्तक एलसीएम, ठीक है। दो या दो से अधिक संख्यों का मासपा वह संख्या होती है जो उनके डिवाइजर में कॉमन होती है और सबसे बड़ी होती है। अंकों का मासपा एक आने पर, देखो यार अपने साथ सोचो क्या है आंसर बताओ। दो पासों को उछालने 36 हो गया, आप नहीं देख लो, ऐसे कितने अंक हैं जिनका मासपा एक है? बोलो भाई, मासपा निकाल ही नहीं पाते होगे भाई। मैं कह 2 और 4 का मासपा क्या होता है बताओ? तो ध्यान रखना, दो या दो से अधिक संख्याओं का मासापा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो एक साथ उनको डिवाइड करती है। जैसे 2 और 4 को हिंदुस्तान में एक भी डिवाइड कर सकता है और 2 भी डिवाइड कर सकता है, इसके अलावा कोई ऐसी संख्या जो एक साथ डिवाइड कर ले लो, तो मासापा क्या है? अब मैंने कहा 4 और 8 का मासापा क्या है? एक भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4, इसी बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यस नो? -4 को 8 का मासापा होता ही नहीं, लेकिन 0 और 4 का मासापा होता ही नहीं, क्योंकि वो संख्या है कोई और नहीं हो, लासापा हो या मासापा हो, वह सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? नेचुरल नंबर, सबका नहीं निकाला जाता है। निम्न उठाए 0 का मैं 2 का 0 नहीं 2, 0 का पहाड़ा कभी सुना है? नेगेटिव संख्याओं का पहाड़ा सुना है? नहीं, होता है -2 एकम 2 -2, तो तुम दुनिया को अमर करके जाओगे। नहीं एक नहीं, जितने भी हैं उसमें से 90% लोगों में भ्रम पैदा है। क्या पैदा है? समझे? हम कहें मासापा क्या है तो कहना संख्याएं क्या है, यस संख्याएं है प्राकृतिक, तो बोले अब 2 संख्याएं, तो अब बताओ मासापा क्या है, तो कहना आपकी जितनी भी संख्याएं होंगी उनका जो मासापा वाला बंदा आएगा ना वो सबसे बड़ा बंदा होगा जो एक साथ डिवाइड कर रहा होगा। क्या बात है, समझे ना? समझे नहीं? अब कोई कहने वाला कि 12 और 24 का मासापा, भाई बहुत बड़ी बात है, एमएससी पास लड़के मास्टर नहीं बता पाते, पूछ लेना तुम लटक जाएंगे। समझ रहे मेरी बात? 12 और 24 का अब हिंदुस्तान के छात्र जान गए, 1 डिवाइड करता है यस, 2 करता है यस, 3 भी करता है यस, 4 भी करता है यस, 5 6 यस, समझे ना? सबसे बड़ी संख्या समझ गए लड़के, समझ गए? अभी बोले कौन सी? 12, 12 के बाद कोई संख्या जो एक साथ डिवाइड करें इनको, महसूस हुआ कि नहीं हुआ? ये जो बंदा है ये मसपा, ये एसीएफ फैक्टर, क्या कैसा हो? कॉमन, कैसा हो? कॉमन फैक्टर, कैसा हो? कॉमन, कैसा हो? कॉमन, हाई है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा फैक्टर, कैसा हो? कॉमन फैक्टर, कैसा हो? कॉमन, हाई है सबसे बड़ा। महसूस हुआ कि नहीं हुआ?
उतरा कि नहीं उतरा? यूट्यूब पर जाके सर्च कर लेना, किड़बिड़ वाले। आइए बच्चों, मासापा सीखते हैं ना। 12 24 का मासापा आप जानते हो, 12 के फैक्टर करो, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 के ये चलो। और 24 के बच्चों, यहाँ से 24 के करेंगे। मेरे पास नहीं समझे, तमाशा है फैक्टर क्या, मुझे नहीं पता। आइए, तो इसीलिए 1 2 3 4 5 6 में ऐसी वो कौन सी संख्या है जिनका मासापा 1 होगा? एक के साथ एक ही आ जाएगा। और भाई ये सवाल बहुत बड़ा बन गया, समझे ना? ठीक है, बहुत बड़ा हो गया, नींद भी खराब हो जा रही, घर पे कर ले। क्यों ऐसे? देखो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप 2 के साथ कौन कौन संख्या, 2 के साथ 3 भी आ जाएगा, क्योंकि 2 कैसी है प्राइम, 3 भी कैसी है प्राइम, और 2 आभाज्य संख्या का मासापा 1 होता है। कि 2 आभाज्य संख्याओं से एक ही डिवाइड कर सकता है, बाकी कोई डिवाइड, जिस संख्या 7 और 13 को डिवाइड कौन कर सकता है? 1 कर सकता है। उसका कोई हिंदुस्तान संख्या जो एक साथ 7 और 13 को भाग कर दे, नहीं कर पाएगी ना। तो 2 के साथ 3 भी आ जाएगा, 2 के साथ 4 नहीं आएगा। 2 और 4 का मासापा कितना है? 2। 2 और 5, 2 के साथ क्या आ जाएगा? 5 भी आ जाएगा। और 2 के साथ क्या आ जाएगा? है ना? तो 2 के साथ अगर 2 के साथ संख्या लानी है कौन बन जाएंगे बताओ बेटा? ठीक है, 2 और 5, फिर 5 और 2 भी तो हो जाएगा, उल्टा रिवर्स करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है ना? तो 2 के साथ 3, 2 के साथ 5, 2 के साथ 5 और 2 के साथ 6 नहीं होगा। तो 2 के साथ जो होंगी वो एक ये संख्या होगी कि 2 के साथ 1 नहीं होगा। 2 नहीं, 2 के साथ 1, 1 के साथ 2 कर लो, क्या दिक्कत है? बात तो वही है। एक अच्छा चलो प्रश्न उठा, 1 और 2 का मासापा क्या होता है? देखो अभी भूल जाते हैं, अब जो बताया उससे तुम सोच पाए हो कि सबसे पहले 1 को डिवाइड कर रहा है, उसके बाद कोई संख्या है जो दोनों डिवाइड करेगा, तो 2 है, तो 2 1 को कहां डिवाइड कर रहा है? तो वो मासापा है ना 1, तो 1 के साथ 2 आएगा, 1 के साथ 1 भी तो आ जाएगा। 1 और 1 का मासापा कितना होता है? तो 1 के साथ भाई सवाल बड़ा है, इसमें कई स्थितियां आ रही हैं कि टोटल कितनी स्थितियां हैं? 36 है भाई, 36 में कुछ उठाओगे ना। 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, आप क्लियर हो गया। तुम बता दें घर पे लेकर करना है भाई, इसे बहुत समय लग जाएगा, सवाल ही मैंने दिया ऐसे। 1 के साथ 1 आएगा, 1 के साथ 2 आएगा, ऐसे करके 1 के साथ 6 आएगा, फिर 2 के साथ क्या आएगा? 2 के साथ 1 आ जाएगा, 2 के साथ 2 नहीं आएगा, 3, 2 के साथ 3 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा, और 6 6 नहीं है, 2 है, उसका लास्ट 6, ठीक है 2, ठीक है 2 हो गया। अब 3, अब कौन? तो 3 के साथ 1 आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा, 5 4 आ जाएगा, 4 5 आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, 3 और 6 का लास्ट 3 होता है। 3 डिवाइड 3 करते 3 दूनी 6, 1 डिवाइड करेंगे 3 डिवाइड करना, उसके बाद 4, 4 के साथ 1 आ जाएगा, 4 के साथ 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, तो 4 के साथ 5 भी आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, 1 डिवाइड के साथ 2 भी डिवाइड कर रहा हूं मैं, वो संख्या का मतलब कितना हो? 1 हो, 1 हो, ठीक है। अब 5 आओ, 5 का 1 आएगा, 5 2 आएगा, 5 आवाज है ना, इसलिए सबका मतलब 1 आता है। 5 का 3 आएगा, 5 का 4 आ जाएगा, सही है ना? 5 7 5 नहीं आएगा, 5 का 6 आ जाएगा, 5 5 नहीं आएगा क्योंकि 1 भी डिवाइड करे, फिर 5 भी डिवाइड करेगा, तो मासापा कितना हो गया? 5 5 का 5 हो गया, तो गड़बड़ हो गया, 5 मासापा 1 चाहिए। अब 6 6 का 1 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 आ जाएगा, 6 7 5, और 6 7 6 नहीं आएगा, 7 गलत, 5 में 7 कहां है? देख लेना, ये सब 6 और 13 भी बोलेंगे, 6 के बाद मत बोलो यार। तो कुल स्थितियां कितनी है? 36, 36 में संभावित कितनी आई वो गिन लो, 1 2 ऊपर, अरे 6 तो ये हो गई, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 36 से ऊपर हो सकती थी नहीं, क्षमता कितनी है 36 की? वो 36 में 23 ऐसे केस है जिन पे मासापा क्या आ रहा है? 1। समझेंगे? धन्यवाद, फिर मिलेंगे कभी। है 23 मिनट, हाँ उसमें रोक क्यों रहे हो? ठीक है, देख लेना भाई, कोई एक हमसे भूल गए हो तो क्या होगा, महीन काम था।
कि अभी से एडमिशन ले लिया? अभी नहीं लिया? कब लोगे? कल? तो अभी तो घर जाओगे, है ना? नहीं जाओगे? अब पढ़ोगे? चलो भाई, अगर क्रैश कोर्स नया कुछ पढ़ा दें? अच्छा, नया पढ़ लो। है? नया ऑर्गेनिक? देखिए, सबसे पहले अभी एक चीज और बताना है। मोल प्रभाज, देखिएगा, जो कुछ अभी आप लोगों को बता रहे हैं, जैसे मोल प्रभाज अभी बता रहे हैं, तो मोल प्रभाज आपके बुक में नहीं है। लेकिन आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि पेपर में पूछ लिया जाता है और आप लोग पढ़े नहीं होते हैं, तो इसलिए आपको मोल प्रभाज बताना भी जरूरी है। ऑर्गेनिक तो पढ़ा ही जाएगी, है ना? 1 फरवरी से उसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन 1 फरवरी से नहीं, अभी इसी मंथ में। कल मोदी जी आ रहे हैं, कल मुखन जा रहे हैं, तो फिर कल ही से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा, इसमें अगर पेपर आपका ये थोड़ा सा डिसाइड हो जाए, वैसे पेपर उम्मीद है कि होना तो चाहिए, मई में होना चाहिए, है? जल्दी नहीं होगा। देखिएगा, जल्दी होने का तो कोई कारण ही नहीं है। कारण इसलिए नहीं है क्योंकि अभी मार्च से 22 फरवरी से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी और वो मार्च तक परीक्षाएं आपकी चलेंगी। 10 मार्च, इसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। क्या लग जाएगी? जब आचार संहिता लग जाती है तो कोई काम न्यू नहीं होते हैं, जो रनिंग काम होते हैं वही होते हैं, नई कोई घोषणा नहीं होती है। तो जितना भी कर्मचारी है वो सब लग जाएगा चुनाव में, और जब चुनाव में लग जाएगा तो हर जगह कम से कम 4 चरण में चुनाव होते हैं। 4 चरणों के चुनाव कराएंगे। चुनाव कराते कराते, क्योंकि चुनाव है अप्रैल में, है ना? मार्च से बीच में होली भी है, 28 मार्च के आसपास, 24 मार्च, तो फिर वो स्टार्ट हो जाएगा होली का, और इसके बाद फिर चुनाव प्रचार। इसके बाद जो टीचर बचेंगे वो सब मूल्यांकन के लिए बैठ जाएंगे। जैसे ही चुनाव खत्म होगा फिर किसमें बैठ जाएंगे? क्योंकि न्यू सेशन स्टार्ट करना होता है अप्रैल से, और अप्रैल से जब स्टार्ट करना होता है तो मई तक रिजल्ट आ जाता है। लेकिन इस बार मई में रिजल्ट आने की संभावना नहीं, लास्ट मई तक आ पाएगा, क्योंकि जब स्टार्टिंग में कॉपी चेक होना स्टार्ट होता है तब आ पाता है, और इस बार तो लास्ट अप्रैल वाई से कॉपी स्टार्ट कर पाएंगे, कॉपी चेक हो पाएंगी। इसके बाद फिर जब चुनाव हो जाएगा, चुनाव बनेगी, इसके बाद फिर नई घोषणाएं स्टार्ट होती हैं। तो अगर जैसा कि मालूम होगा तो वो तो सेशन वैसे आप लोगों का वैसे भी जुलाई के से ही स्टार्ट होता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं। जून में अगर एग्जाम कराएंगे तो रिजल्ट भी जल्दी आउट कर देते हैं। जुलाई में काउंसलिंग स्टार्ट होती है आप लोगों की 15-20 जुलाई से, हर बार, और वो 15-20 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। तो कोई बहुत खास नहीं, अगर जून में होगा भी तो स्टार्टिंग जून में ही होगा। ऐसे चुनाव एग्जाम वैसे 20 मई 18 मई के आसपास होता था। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत बढ़ेगा तो 15-20 दिन बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा तो। और नहीं तो फिर आपका मई में जो 20 मई होता है, 18-20 मई, उसी में क्या होता है, एग्जाम हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? मोल प्रभाज। क्या पढ़ने वाले हैं? तो मोल प्रभाज को हम लोग पढ़ेंगे। मोल प्रभाज क्या होता है? तो देखो भाई, मोल प्रभाज का मतलब होता है विलेय और विलायक, विलेय और विलायक के मोलों मोलों के सरल अनुपात को क्या कहते हैं? अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। अब देखो, बात ध्यान से सुनो। मोल प्रभाज कहते हैं। अब मोल प्रभाज, सबसे पहली बात है कि निकाला कैसे जाता है, बस ये आपको आना चाहिए। विलेय और विलायक आप जानते हैं, जैसे ये आपका विलेय हो और ये आपका क्या हो, विलायक हो। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है? विलेय बनता है। क्या बनता है? अब एक बात है कि विलेय और विलायक को कैसे आप समझते हैं कि ये विलेय होगा, कैसे समझेंगे कि ये विलायक होगा? जो विलेय होता है, विलेय की मात्रा जो होती है, इसकी मात्रा हमेशा मात्रा कम होती है, और इसकी मात्रा जो होती है, इसकी मात्रा जो होती है वो क्या होती है? अधिक होती है। अब देखिएगा, एक बात ध्यान से सुनिएगा। जो विलेय के मोलों की संख्या होती है, विलेय के मोलों की संख्या जो होती है, विलेय के मोलों की संख्या को
मोलों की संख्या को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। और जो आपका और जो आपका कैपिटल एन होता है, ये आपके विलायक के मोलों की संख्या होती है। विलायक के मोलों की संख्या होती है। ठीक है, जमीने में तो खड़े हैं, कहां खड़े हो जाए। अब उसका कारण समझ पा रहे हो क्या है? वो अंडरस्टैंड का मतलब ये नहीं समझ पा रहा था कि समझ में आ गया, वो ये समझ रहा था कि नीचे खड़े हो जाओ, तो वो तो नीचे ऑलरेडी खड़ा था और मैडम बार बार अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड बोल रही थी। अब लड़का वो बोला बहुत झला के तेजी से बोला, ये बताओ मैं जमीन खुदवा दो उसके नीचे चला जाऊं। मैं खड़ा तो हूं जमीन पे और बताइए कहां चला जाऊं। मैडम को अफसोस हुआ और उसने कहा कोई बात नहीं, आप सीधे आ गए। उसने कहा कोई बात नहीं, बैठ जाओ। अब वो मैडम समझ गई कि इसको अंडरस्टैंड का मतलब समझ में नहीं आया। बाद में उसने कहा समझ में आ गया, ऐसे बोली चिल्ला के, समझ में आ गया। बच्चे बोले हाँ मैम आ गया। अब इतना मुझे याद नहीं, कुछ पढ़ा रही थी बायो में, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि आप लोग भी, लोगों के साथ ऐसा होगा, क्योंकि जब डिग्री कॉलेज में जाओगे, अब जब यूनिवर्सिटी में जाओगे, तो वहां पर जो प्रोफेसर होते हैं इंग्लिश में बोलते हैं। आज आपको जो हम आपको खराब लगता है, अरे सर इंग्लिश में पता नहीं क्या बोले लिखे चले जा रहे हैं, हिंदी में बताओ हिंदी में, और वहां हिंदी का कह दिया तो कंटा पे खा जाओगे। तब कहोगे कि यार माधव से तो सही कह रहे थे, इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी के अंदर हिंदी में कोई भी बुक नहीं है। वही बच्चे अब जब कांटेक्ट में जो इस बार के हैं वही बोलते हैं सर बड़ी समस्या हो रही है अब समझने में। आप तो पहले तो मतलब थोड़ा बहुत तो समझ जाते हैं। ये किसने बोला? अरे एक सेमेस्टर में होगा तो क्या होगा, फिर दूसरे सेमेस्टर में क्या करोगे? बकरे की माँ कब तक से नहीं बांटेगी, एक दिन तो कटेगा कि नहीं। तो जब अगर पढ़ोगे तो इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ेगा, तब आपको लगेगा कि नहीं जो बात बताई जा रही थी वो, हम लोग तो सिलेक्शन यहाँ करा के आपको भेज देंगे, लेकिन आपको वहां पर भी तो आगे सर्वाइव करना है ना। चलो तो बात समझ गए ना, अंडरस्टूड और अंडरस्टैंड के। अब आप लोगों से कोई कहे विपिन, तो ना तुम ये ना कहना कि जमीन के नीचे खड़े हो जाए, क्या बोलोगे? समझ में आ गया। चलिए आप देखिएगा यहां पर लिखो, जैसे लिखा है 46 ग्राम एथेनॉल को, लिखो 46 ग्राम एथेनॉल को, 46 ग्राम एथेनॉल को, 46 ग्राम एथेनॉल को, 46 ग्राम अब नहीं आएगा, 46 ग्राम एथेनॉल को, एथेनॉल 46 ग्राम एथेनॉल को 36 ग्राम जल में मिश्रित किया गया। 46 ग्राम एथेनॉल को 36 ग्राम जल में मिश्रित किया गया, 36 ग्राम जल में मिश्रित किया गया। जल तथा एथेनॉल के मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो क्या हुआ, सब अंडरस्टूड है, हमने बोला था, फिर तुमने वही बात बोल दी। लिख लिया ना आप लोगों ने, 36 ग्राम जल में मिश्रित किया गया, जल तथा एथेनॉल के मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। देखो भाई ध्यान से सुन लो मेरी बात। कई तरीके के लोग होते हैं, कुछ क्या करते हैं, ये 2 गिलास है, कुछ लोग क्या करते हैं गिलास में इतना पानी डालते हैं, आधा गिलास पानी कर लिया, आधे से ज्यादा पानी कर लिया, या कम करते हैं, आधा गिलास पानी कर लिया और उसमें थोड़ा सा एथेनॉल डाल लिया। एथेनॉल समझते हैं ना, अल्कोहल पीने वाला। कुछ लोग क्या करते हैं गिलास में पानी थोड़ा डाला और एथेनॉल क्या किया, पूरी बोतल पलट ली, एक क्वार्टर जो था गिलास में दड़दड़ा के भर लिया और उसमें थोड़ा क्या कर लिया, पानी डाल लिया, पी गए। और कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक गिलास में पूरा पानी भरा और थोड़ा सा अल्कोहल डाला। तो जो गिलास में पूरा एथेनॉल डालते हैं, थोड़ा पानी डालते हैं, वो नाली में लौटते हैं, वो नाली में क्या करते हैं, और जो थोड़ा सा एथेनॉल डालते हैं, पूरा गिलास पानी से भरते हैं, वो आराम से टहलते हैं और स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि अल्कोहल जो है, अल्कोहल हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन उसको अगर आप लिमिट मात्रा में लो, क्योंकि डाइजेशन में हमारे वो मदद करता है। अब हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप इसको पीने लगना, क्योंकि हम तो नहीं पीते, लेकिन ये उसका बेसिक नेचर होता है। अल्कोहल जितनी भी दवाएं हैं सब में अल्कोहल होता है। अगर आप चावल खाते हैं उसमें भी अल्कोहल है, आप क्यों, चावल से भी अल्कोहल बनाया जाता है। जौ जो होता है उसमें भी अल्कोहल है, उससे भी आपका गेहूं जो होता है गेहूं में भी है, लेकिन सब में अमाउंट अलग अलग होता है। तो उसको बहुत अधिक मात्रा में अगर सेवन करोगे तो आपके लिए हानिकारक है, लिमिटेड मात्रा में अगर सेवन किया जाए वो आपके फायदेमंद होता है। अब देखो यहां पर आपको बात सुनो, यहां पर 46 ग्राम आपका क्या है, एथेनॉल। एथेनॉल का मतलब जानते बेटा क्या होता है, C2H5OH,
ये एथिल अल्कोहल है। क्या है? ये क्या है? एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल की मात्रा 46 ग्राम है और 36 ग्राम यहाँ पर क्या है? 36 ग्राम इसमें H2O है, जल है। अब देखो यहाँ पर एथनॉल की मात्रा ज्यादा है और जल की मात्रा कम है। अगर हम इस अल्कोहल एथनॉल जो होता है ना, एथनॉल C2H5OH का अणुभार निकाले तो अणुभार कितना होगा? कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है। कार्बन के कितने परमाणु हैं? 2 प्लस हाइड्रोजन का 1, कितने परमाणु हैं? 5। ऑक्सीजन का प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 दूनी 24 प्लस 5 प्लस 17, तो 7 5 12 4 16 और 1 और 3 और 4 46 आ गया। ठीक, इधर देखना मेरी बात को। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? मोलों की संख्या जो होती है, मोलों की संख्या, अब देखो जो 46 ग्राम है इसका मतलब ये विलायक है, इसकी मात्रा ज्यादा है, तो कैपिटल एन बराबर क्या हो जाएगा? मात्रा, मात्रा ग्राम में अपान अणुभार, यही तो होगा। क्यों भाई? तो कितना होगा? 46 अपान कितना आएगा? 1 आ गया। अब आप किसके मोलों की संख्या निकालोगे? जल के मोलों की संख्या। किसके? जल के मोलों की संख्या। तो जल के मोलों की संख्या क्या आ जाएगी? हाँ, कितनी आएगी? स्मॉल एन बराबर मात्रा ग्राम में अपान अणुभार होगा। यहाँ पर 36 बटा कितना होगा? 18 दूनी 2 आ गया। अब आप क्या करोगे? अब आप निकालोगे मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज किसका निकालना है? जल का। पहले जल का निकालो। तो जल के मोलों की संख्या स्मॉल एन अपान क्या होगा? स्मॉल एन प्लस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 बटा 2 प्लस 1 कितना आएगा? 2 बटा 0.66, यही तो आएगा। तिचक 18, तिचक 18। अब मोल प्रभाज किसका निकालोगे? मोल प्रभाज किसका निकालोगे? मोल प्रभाज एथनॉल का। एथनॉल का जब निकालोगे तो क्या करोगे? कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, तो क्या होगा? 1 अपान 1 प्लस 2, 1 अपान कितना आएगा? 0 पॉइंट। हमेशा जो मोल प्रभाज होगा वो दोनों का लगभग एक ही होता है, एक आएगा, जोड़ने पर एक आएगा। जैसे आपका देखो 0.66 है और 0.33, ये कितना आएगा? 0.99 समथिंग कितना है? वो अप्रॉक्स 1 के आसपास होता है। बात समझे? नहीं समझे? रुको, इसको कर लो, समझ में आया? हो गया? लिखो। अच्छा, दूसरा अभी नहीं, लिखो भाई, लिखो 5.8 ग्राम। जल्दी करो फिर, हाथ को थोड़ा बस स्पीड में चलाओ। 5.8 ग्राम, 5.8 ग्राम एसीटोन को, 5.8 ग्राम एसीटोन को, 5.8 ग्राम एसीटोन को 90 ग्राम जल में मिश्रित किया गया है।
जल में मिश्रित किया गया है। एसीटोन और जल के मोल प्रभाज्य क्या होंगे? एसीटोन और जल के मिश्रित किया गया है। एसीटोन और जल के मोल प्रभाज्य होंगे। मैं बता रहा हूं। देखो एसीटोन का जो फार्मूला होता है वो होता है CH3COCH3। ये होता है एसीटोन, ठीक है। की मात्रा दी है, की मात्रा कितनी है? 5.8 ग्राम। फिर आप एसीटोन का बाहर निकालोगे, फिर उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। क्यों भाई, नहीं समझ पा रहे? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना? तुम्हें आ रहा, नहीं आ रहा? तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। मैं पूछ रहा हूं तुम्हें समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? तुम्ही से पूछ रहा हूँ है? नहीं तुम्हारे बगल में जो, हाँ क्या नाम? सुनील तुम्हारा? नहीं तुम्हारे पीछे तुमसे, हाँ है? समझ में आ रहा है? तुम कुछ बोल ही नहीं रहे। तो एसीटोन का जब बढ़भार निकालोगे